बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो उनसे है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम एक ऐसे मर्ज़ की तरफ तवज्जो दिलाएंगे जो काफ़ी अरसे से दुनिया भर में है और कनाडा में भी फैल रहा है और बहुत बेतहाशा फैल रहा है। ये है हेपेटाइटिस सी के बारे में हम आज बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी जो उनसे है, ये इस किस्म की बीमारी है कि दुनिया में 71 मिलियन से ज़्यादा लोग जो उनसे हैं इसमें मुब्तला हैं। ये बीमारी छूने से या हाथ लगाने से नहीं होती है। ये ब्लड के ट्रांसफ़र होने से या इस किस्म के जो जहाँ पे भी आपका मतलब है कि ब्लड हो या थूक हो, ये अगर एक दूसरे को चला जाए तो ये बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो बीमारी जो हमारे मुल्कों में होती है, वो लोग जब जाते हैं यहाँ से दांतों का इलाज कराने के लिए या हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ सिरिंज इस्तेमाल होती हैं, उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है और वो बीमारी का पता नहीं लगता। ये बीमारी ऐसी चोट बीमारी है कि इसका पता नहीं लगता काफ़ी अरसे तक। और ये बीमारी जो सी है, इसमें इसमें आपको महसूस ही नहीं होगा और ये एक्टिव जब तक नहीं होती और आपके ब्लड में मौजूद रहता है ये बीमारी हेपेटाइटिस सी। लेकिन जब ये एक्टिव होती है तो ये आपके जिगर को नुकसान देती है, आपके आपके और ऑर्गन्स को नुकसान इतना ज़्यादा दे देती है, गुर्दों को नुकसान देती है कि आप जो है फिर उस वक्त जो है उसको सर्वाइव करना एक मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर चीज़ का इलाज मौजूद है कनाडा के अंदर। हम इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे और ये भी मालूमात लेंगे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इस पर कितना खर्च आ जाता है कि अगर ये बीमारी किसी को हो तो इसका इलाज किस तरह मुमकिन है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसमें किस तरह से होगा और इसमें क्या इसकी वैक्सीन बन चुकी है ये भी पता करेंगे। और अगर वैक्सीन नहीं बनी है तो हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो एक ज़माने से हेपेटाइटिस सी पे काम कर रही हैं। उनका ताल्लुक रावल टीवी से भी है। उन्होंने काफ़ी अरसा प्रोग्राम किया रावल टीवी पे। फिफ्थ डायमेंशन के नाम से वो प्रोग्राम करती थी और बहुत कामयाब प्रोग्राम था उनका। फिर वो हेपेटाइटिस सी के लिए उन्होंने बेतहाशा सेमिनार्स करवाती हैं और इस वक्त वो उनका नाम है फौजिया तनवीर, मैनेजर इमिग्रेंट एंड न्यू कमर हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम एट केट के नाम से ये एक इदारा है जो गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये हैं और ये बहुत एक्टिव खातून है। इन्होंने समझ लें कि अगर ओंटारियो में किसी ने हेपेटाइटिस सी के लिए जो मालूमात दी हैं, इंफॉर्मेशन दी हैं, ये इन्होंने अपने से ज़ाती उनका इदारा हो इस तरीके से उन्होंने दिया है। हमें भी बुलाती रही और हमसे उन्होंने गाए बगाए इस पे प्रोग्राम करवाए। तो आपकी आज मुलाकात कराते हैं फौजिया तनवीर साहबा से। फौजिया, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मैं आपसे पहले एक सवाल आते ही करता हूँ कि हम लोग तकरीबन 6-7 माह से हम देख रहे हैं कि ना कनाडा के अंदर कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा एक शोर मचा हुआ है और है भी बीमारी वो, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और बीमारी को बिल्कुल भूल गए हैं, वो है हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस सी अगर अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है। 71 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं इसमें मुब्तला हैं और हमने इसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि वो नजरअंदाज कर दिया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मोइन साहब, मैं यही कहूंगी कि एक तो ये था कि कोरोना जो कोविड-19 है, ये एक नई बीमारी है और दूसरी बात ये कि इससे अभी डॉक्टर्स को भी और साइंसदानों को भी पूरी तरह समझ नहीं है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। अगर आपको पता हो तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में हर जगह ये था कि जो आईसीयूज हैं वो पूरी कैपेसिटी पे फुल हैं। तो उसकी वजह से ये था कि बाकी सब बीमारियां थोड़ी पीछे रह गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्गर टर्म ये कर सकते हैं। मुख्तसर अरसे के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जैसे आपने कहा कि अपनी जात में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपके लिवर को डैमेज हो सकता है, वो डैमेज इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, लिवर कैंसर हो सकता है और अगर फिर भी इलाज ना हो तो इवन डेथ भी इससे हो सकती है।
तो अगर हमें कोविड 19 के साथ रहना है, अगर तो ये कोई 2 महीने 4 महीने की बात होती तो चले हम दूसरी चीजों को भूल जाते, लेकिन ये कि जब अब ये लग रहा है कि कोविड 19 जो है ये यहाँ पे कुछ अरसा रहेगा, तो इसमें ये कि अपनी सेहत की लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। और बाकी अगर किसी को कोई कंडीशन है जैसे कि हेपेटाइटिस सी, तो उसके ऊपर भी मुकम्मल तवज्जो देने की जरूरत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बल्कि मैं आपकी बात में एक इजाफा करता हूँ कि ये जो हेपेटाइटिस सी है, पिछले साल मेरे बड़े भाई की भी डेथ हुई थी, उनको भी हेपेटाइटिस सी हो गया था लाहौर में, और काफी इलाज कराने के बावजूद भी वो सेहतमंद ना हो सके। तो ये मैं ये अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये जरूर कहूंगा कि इसको इतना इजी ना लें। ये भी बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज फौरी तौर पे करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्योंकि कनाडा में आप इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो कर रही हैं, आप सेमिनार्स भी कराती रही हैं। अभी चंद अरसे से आपने नहीं कोई सेमिनार कराया, लेकिन सेमिनार भी कराती रही हैं, लोगों को इकट्ठा भी करती रही हैं। तो अब आपके ख्याल में अभी इसकी और अभी जरूरत है? कुछ कम नहीं हो गया यहाँ पे? कम अगरचे हमारे जो हैं वो हालात अब पहले से कनाडा में बहुत बेहतर हैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से, लेकिन उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि WHO ने ये पूरी दुनिया को टारगेट दिया है कि हेपेटाइटिस सी को 2030 तक दुनिया से खत्म कर दिया जाए। जैसे कुछ और बीमारियां हैं जो एक जमाने में होती थी, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जो एक जमाने में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फिर सारी दुनिया ने मिलकर एफर्ट किया और वो बीमारी दुनिया से खत्म हो गई। इसी तरह की बहुत ज्यादा कोशिशें पोलियो के खात्मे के लिए भी हो रही हैं। तो अब जो है दुनिया में जो एक अगला टारगेट है वो हेपेटाइटिस सी की एलिमिनेशन क्या है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सब मुल्कों को ये टारगेट दिया कि 2030 तक ये अपने, क्योंकि इसके लिए इलाज इतने अच्छे मैसर हैं कि अब इसको खत्म करना बहुत आसान लग रहा है। ये लग रहा है कि ये हमारी पहुंच में है। तो अगर हम अपनी तवज्जो हेपेटाइटिस सी से हटाएंगे तो फिर हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए हेपेटाइटिस सी पे तवज्जो देना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? ये हाँ, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, क्या इसका भी इसी तरह से कोई असरात होते हैं कि ये भी फैल जाता है हाथ लगाने से या कोई किसी को के नहीं, पास खांसने हेपेटाइटिस से? सी के फैलने के तरीके जो हैं वो कोरोना से मुख्तलिफ हैं। हर बीमारी के फैलने का अपना अपना एक तरीका होता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये ब्लड से कांटेक्ट के जरिए फैलता है, यानी अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस सी है और उसका खून किसी तरह से आपके खून में शामिल हो जाता है तो उससे ये बीमारी फैलती है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो बज़ाहिर तो ये नामुमकिन ही लगता है कि किसी का खून आपके खून में कैसे आ जाए, लेकिन वो मुल्क जहां से इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इन सब मुल्कों में हेल्थ केयर सिस्टम्स इतने डेवलप नहीं हैं। वहां पे ये होता है कि लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं या हॉस्पिटल्स में, बाजू का जो मेडिकल, डेंटल और सर्जिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जो खून उन्हें दिया जाता है या जो इंजेक्शन के लिए सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं वो रीयूज होती हैं, या ये कि वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होती और हेपेटाइटिस सी के लिए इसे साफ नहीं की आज जाती। के दौर में भी हो रहा है? ये आज के दौर में भी हो रहा है और पूरी दुनिया में, हम कनाडा की बात नहीं कर रहे और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हेपेटाइटिस सी के फैलने की वजह वहां का मेडिकल सेटिंग्स हैं कि जिन सेटिंग्स में लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं वहां पे वो सेहतयाब होने की बजाय बीमारी साथ लेके वापस आ जाते हैं। आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, आपने अपना दांत का इलाज करवाया, उसने कोई टूल ऐसा इस्तेमाल किया जो कि प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं था, उस पर पहले से हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद था, वो जब आपने इलाज करवाया तो आपके जिस्म के अंदर चला गया। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जैसे हेपेटाइटिस सी जो सा होता है, कई लोगों को होता है, उनके ब्लड में मौजूद होता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। जब जैसे कि ब्लड देने के लिए वो आए और जब उनका टेस्ट किया गया तो पता लगा इनको हेपेटाइटिस सी है। तो इसका कैसे टेस्ट किया जाए? ये तो लोग तो टेस्ट करवाते ही नहीं है। यहाँ पे चले हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिन मुल्कों में आपने नाम लिए, तो लोग सालों साल कभी अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। अच्छा, ज्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस सी का पता इसलिए नहीं चलता कि हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कोई बज़ाहिर साइंस या सिम्टम्स नहीं होते।
होता यह है कि जब ये वायरस आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रहा होता है, उस वक्त भी आपको कोई ऐसा साइन या सिम्टम नजर नहीं आता। इसके पता चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसका टेस्ट करवाओ। जब आप इसका टेस्ट करवाते हैं तो आपके दो टेस्ट होते हैं। अगर आपका पहला टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया है तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पहले टेस्ट के पॉजिटिव आने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कभी हेपेटाइटिस सी लगा था। अभी आपको हेपेटाइटिस सी है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाए फिर डॉक्टर आपको दूसरा टेस्ट करते हैं। अगर आपका दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए उसका मतलब ये है कि आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, आपको इलाज की जरूरत है। अगर सिर्फ पहला टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसका मतलब ये है कि आपको कभी ना कभी हेपेटाइटिस सी का वायरस लगा था, लेकिन ये कि फिर या तो आपने खुद ब खुद क्लियर कर लिया अपनी इम्यूनिटी के थ्रू, या बाजुकात लोग इलाज के जरिए भी उसे क्लियर कर लेते हैं। तो पहला टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बीमारी है। अगर दूसरा भी टेस्ट पॉजिटिव आए, जिसको पहला टेस्ट जो है इट्स जस्ट एन एंटीबॉडी टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आए इसका मतलब ये है कि कभी आपका एक्सपोजर हुआ है। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है अगर वो पॉजिटिव आए उसको दूसरा टेस्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि अभी आपको बीमारी है, अभी आपका इलाज होना चाहिए। तो किस किस्म का इलाज है मुमकिन है? अच्छा, इलाज के बारे में ये है मोइन साहब कि इस वक्त ओंटारियो में अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम इस लिहाज से है कि उन्हें फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि WHO का भी ये गोल था कि दुनिया से हेपेटाइटिस सी का खात्मा किया जाए। तो हम ओंटारियो पूरे कनाडा में मुख्तलिफ इलाकों में सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में ये प्रोग्राम शुरू किए हैं कि जिसमें आपको पता है आमतौर पे जो दवाइयां वो ओहिप के अंडर कवर नहीं होती, लेकिन हेपेटाइटिस सी की जो दवाइयां हैं ये हुकूमती खर्चे पे दस्तयाब जरूर हैं। ये भी ओहिप के अंडर कवर नहीं है, लेकिन ये कि अगर ज्यादातर किसी भी आदमी को अगर हेपेटाइटिस सी है और वो ओंटारियो में रहता है तो उन्हें अपनी जेब से इसके इलाज के लिए कुछ पे यानी नहीं कि कोई करना जो पड़ेगा। इस पे खर्च होना था वो खर्च नहीं होगा, और हाँ बगैर किसी सोचे समझे और एक बेधड़क आप जाएं अपना इलाज करें। बिल्कुल, हाँ। अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस आपका खर्चा कवर करेगी। अगर प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो हुकूमती हुकूमत जो है वो आपके अखराजात बर्दाश्त करेगी। कनाडा में रहते हुए ज्यादातर लोगों को, खास तौर पे ओंटारियो में 2018 से फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ने इसके इलाज से ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस उठा दी थी। तो अब ये कि किसी को इसके ऊपर इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि ओ मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अपना इलाज करवाऊंगा, इतनी महंगी दवाइयां मैं कैसे खरीदूंगा, क्योंकि ये बात अभी भी है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज जो है वो अभी भी बहुत महंगा है। सिर्फ ये है कि हमारी हुकूमत वो खर्चा बर्दाश्त करती है तो हमें उसका कॉस्ट ठीक है, नहीं ठीक है। हमारे पे अच्छा, अच्छा, क्या क्या इसकी कोई वैक्सीन वगैरह बनी है कि नहीं बनी? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें इसकी अवेयरनेस पे इतनी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है वो यही है कि हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। चूंकि वैक्सीन नहीं है, अगर वैक्सीन हो तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप वो वैक्सीन लगवाएं और आप हमेशा के लिए उस बीमारी से महफूज हो जाएं। इसी तरह की दो और बीमारियां हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों की वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसलिए ये सब चीजें जो मैं बार बार अपने वर्कशॉप्स भी जब करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, उसमें ये बताते भी हैं कि हेपेटाइटिस सी किन चीजों से फैलता है। जो मैं एक दफा आपके नाजरीन के लिए फिर रिपीट करना चाहूंगी वो ये है कि मेडिकल, डेंटल, सर्जिकल इक्विपमेंट जो प्रॉपरली स्टरलाइज ना हो, अगर आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए और खून में हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद हो, आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है, इंजेक्शन ड्रग्स यूज, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो अगर अपना इंजेक्शन ड्रग्स यूज का इक्विपमेंट एक दूसरे से शेयर करें तो उससे ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा पर्सनल केयर के आइटम्स, ऑल्दो के लगता नहीं है कि उनके ऊपर कोई खून होगा, लेकिन नेल कटर या ये कि रेजर्स जो हैं
उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। और सबसे बढ़ के ये कि हमारे मुल्कों में कुछ ऐसी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनसे ये बीमारी फैल जाती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और इंडिया में हजाम के पास जाके शेव करवाना जो है ये एक बड़ी आम सी बात है, बहुत लोग जाते हैं, तो वहां से भी ये बीमारी फैलती है। चाइना में एक जमाने में ऑक्यूपंक्चर की जो नीडल्स थी वो डिस्पोजेबल नहीं होती थी, तो उससे ये बीमारी फैली है। वेस्ट एशिया में हमारे, आपने वो कपिंग के बारे में सुना होगा, हजामा लगाना जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वेट कपिंग जो होती है उसमें भी इंसिजन करते हैं स्किन में, तो अगर इक्विपमेंट प्रॉपर्ली स्टरलाइज ना हो तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे बच्चों में टैटूज वगैरह का भी अब रवाज है, तो टैटूज में ना सिर्फ ये कि नीडल नहीं होनी चाहिए बल्कि इंक भी जो है, तो ये आप भी मतलब अपने प्रोग्राम जब आप करते हो तो ये मैसेज बार बार लोगों को पहुंचाएं कि जब आप टैटूइंग के लिए जाते हैं सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि नीडल आपके सामने खुले, बल्कि इंक भी जो है वो हर दफा नहीं हो। ठीक है। अच्छा, जब अब ये आपने जो सारी मालूमात दी है, टेस्ट भी बताया, खर्च भी नहीं होता, और जब इसकी वैक्सीन ही नहीं बनी है तो इससे बचेंगे कैसे? ये तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि बचने का क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि ये तो बीमारी लग गई, इसने जिगर को खत्म करते जाना है, गुर्दे डैमेज होने हैं, आपके हर चीज ऑर्गन डैमेज होना है, तो बचने का क्या तरीकाकार होगा इसका? मोइन साहब, ये जो मैंने सब चीजें बताई हैं इन सब के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये कि हमारे कनाडा में काफी हद तक ये सिस्टम्स जो हैं इन प्लेस हैं, लेकिन अगर हम में से कोई लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहां आपको कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, कोई इलाज करवाना पड़ता है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि सारा इक्विपमेंट जो है वो साफ सुथरा हो। आप किसी रिप्यूटेबल हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाएं, डॉक्टर से पूछने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करें कि जी ये आपने इक्विपमेंट स्टरलाइज किया है। अगर आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, आप ये देखें कि नीडल आपके सामने, सिरिंज को वो खोलें और वो डिस्पोजेबल सिरिंज होनी चाहिए, जैसे ही वो आप पे यूज कर ले फिर उसे आपके सामने काट के फेंकें, ताकि आपके बाद वो किसी और पे इस्तेमाल ना हो। और इसी तरह से ये जो बाकी चीजें मैंने आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस बताई हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी का खून आपके खून के साथ कांटेक्ट में आ सकता है, उससे आप बचें। अपने आप को हेपेटाइटिस सी से बचाने का यही एक तरीका है, इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको बिला झिझक अपने डॉक्टर को या कंपाउंडर को या नर्स है उसको आपको ये जरूर कहना चाहिए कि ये जो सिरिंज है मेरे सामने खोलो और इसको लगाने के बाद इसको काट के फेंको। बास लोग ये होता है कि लोग शर्मा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हुए बताते नहीं, वो डॉक्टर जो मर्जी कर रहा है उससे बताते नहीं है। फौजिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी है और ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों को जरूर इससे फायदा पहुंचेगा, और आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ये हमारी वेबसाइट है जो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसको भी आप अपने नाजरीन को कहें कि अगर उन्हें फर्दर मालूमात चाहिए तो वो जरूर इस पे जाएं और आपको उर्दू जुबान में इसमें मालूमात जो है मिल जाएंगी। अपना कोई कांटेक्ट नंबर भी दे दें अगर देना चाहें, और वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए। हाँ, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी और वो इसके ऊपर आप चला दें। मैं चला दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया आपका प्रोग्राम में आने का। आइंदा भी आपको हम तकलीफ देंगे और आप हमें मालूमात दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थी मोहतरमा फौजिया तनवीर साहबा। उन्होंने हमें बहुत ही मुफीद मालूमात दी हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और ये एक लंबे अरसे से चल रही है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और ये जो हैं चाइना और इसके साथ साथ जो ममालिक हैं, इन सब में बीमारी है। और ये बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में आपको तफसील से फौजिया तनवीर ने बताया। आपको फौजिया तनवीर साहबा के बारे में कोई मालूमात लेनी हो, उनका टिकर, उनका नाम, टिकर में आप उनका नाम भी देख सकते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस भी है और उनकी वेबसाइट भी है। नाजरीन, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।